आज एक इंतहाई अहम केस की समाअत और उसके साथ इलेक्शंस के लिए दी गई आईनी मुद्दत 90 रोज। बहुत सारे सवालात सर उठा रहे हैं, आने वाले दिनों में होगा क्या, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर साथी तज्जियाकार सैयद तलत हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इन दिनों अदलिया जिन तनाज़ात में घिरी है, इसकी सोल रिस्पॉन्सिबल सियासतदान है या खुद अदलिया है? देखें, अदलिया है और अदलिया की पुरानी तारीख है और सियासत भी इसके अंदर मुलव्वस है और इस्टेब्लिशमेंट भी इसके अंदर मुलव्वस है। अगर आप मौजूदा तनाज़े पर जाएं तो उसका आगाज कहाँ से हुआ, जब वोट किसका काउंट करना है किसका काउंट नहीं करना पंजाब असेंबली में। तनाज़े का आगाज वहां से हुआ जब रूल्स को और इस्टेब्लिश प्रैक्टिस को तब्दील किया गया और एक नई तशरीह की गई, जिसके नतीजे में एक हुकूमत गिरी और दूसरी हुकूमत सामने आई और उसके बाद तशरीहात का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक वो जारी है। तो अगर आप मौजूदा तनाज़े को देखें तो उसके अंदर मेरे ख्याल में अदालती फैसलों ने कलीदी किरदार अदा किया है। दूसरा, फिर इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ जो मलाकड़ा है उसकी नई शक्लें सामने आ रही हैं। अब कुछ शवाहिद सामने आए हैं कि पुराने निज़ाम के चलाने वाले अभी भी मुतहर्रिक हैं। जनरल फैज़ हमीद का नाम बार बार लिया जा रहा है और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की थी मुख्तलिफ इदारों के अंदर, उन इन्वेस्टमेंट्स को अब कैश करवाया जा रहा है। तो जब इस किस्म की तारीख हो तो फिर ज़ाहिर तनाज़ा तो फैलेगा। तलत साहब, अब ये तो ओपन सीक्रेट है, मतलब ये राज तो अब कोई राज नहीं, सब पहले गुलिस्तान जान गए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। आज खुद नोटिस केस की सेहत के ऊपर खुद एक बेंच के मोअज़्ज़िज़ रुकन ने सवाल उठा दिया कि आज खुद नोटिस बनता नहीं था। ये वही केस है, आपको याद होगा, गुलाम महमूद डोगर साहब का केस चल रहा था। 2 जजेस साहिबान ने सो मोटो नोटिस लेने का कहा चीफ जस्टिस को और उस पर सो मोटो नोटिस ले लिया गया। अब सवाल मेरा बड़ा सादा सा है, अदलिया बीइंग कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रही है कि हम आईनी बहरान को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बहरान विद इन अदलिया भी है? बहुत बड़ा बहरान है अदलिया के अंदर और उसका ताल्लुक सिर्फ आज बेंच के अंदर से उठने वाले एतराज से नहीं है। अगर आप हालिया तारीख पर ही रहें और माजी में ना जाएं, क्योंकि माजी में तो जाएंगे तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। हालिया तारीख आप उठा के देख लें तो जो अगला चीफ जस्टिस बनने वाला है, जस्टिस काजी फायज ईसा, कुछ साल पहले उनके साथ क्या हो रहा था, उनकी बेगम के साथ क्या हो रहा था, उनके बच्चों की जासूसी कैसे करवाई जा रही थी, उनके खिलाफ रेफरेंस कैसे दायर किया गया था। एक तो ज़ाहिर है इतना कुछ पाकिस्तान में होता है कि हमारी यादाश्त जो है महदूद हो जाती है। अगर आप उस तासुब को, उस जहर को जो उगला गया जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में और जिस तरीके से उस केस को ट्रीट किया गया है उनके भाई जजेस की तरफ, वो आपने या मैंने या किसी बाहर के शख्स ने नहीं किया, भाई जजेस की तरफ से बाकी हिस्सा डाला बीच में, जो आजकल लोग नदारत हो गए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते थे करप्शन की, उन जैसे लोग तो मोहरे थे। तो उधर से आप उसका आगाज करें और उसके बाद फिर आप देखें कि किस तरीके से काजी फायज ईसा को इमरान खान के केसेस को टेकअप करने से रोक दिया गया और फिर उनको कैसे बेंच से साइडलाइन किया गया। और अभी भी सीनियर मोस्ट जजेस में से वो और उनके साथ एक और उनका साथी जो उन जैसे ख्यालात कम से कम अपने फैसलों के जरिए रखता है, उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो अदालत के अंदर तो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने खास तरीके से अपने महाज बनाए हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ। और ये जो मामला है ये साकिब निसार की कोर्ट से चल रहा है। दिलचस्प बात ये है आपके व्यूअर्स के लिए, आपको तो ज़रा पता होगा कि हर कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस है उसके नीचे कोई और कोर्ट चलाता है। साकिब निसार के बारे में ख्याल है कि साकिब निसार कोर्ट चलाते थे, जो बिल्कुल गलत ख्याल। उनके नीचे अजमत साहब कोर्ट चलाया करते थे, तमाम मामला अजमत साहब देखा करते थे। खोसा साहब के बारे में ख्याल किया जा रहा था कि खोसा साहब कोर्ट चलाते हैं, खोसा साहब कोर्ट नहीं चलाते थे। एक और सीनियर जज है जो कोर्ट चलाते हैं। तो कोर्ट के अंदर तो महाजराई कोई नई बात नहीं है और आज वो सामने आ रही है। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं कि हर जज का कोई ना कोई 2 IC सेकंड इन कमांड रहा है। और हालिया जो आपने तनाज़ात का जिक्र किया उसमें एक इजाफा और करता चलूं कि अभी जो जजेस की तकर्री और एलिवेशन का मामला था तो उसमें तो ऑडियोज भी मंजर आम पर आ गई कि उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में क्या हुआ और फिर चीफ जस्टिस को क्यों उठकर जाना पड़ा। यानी वहीं पर मौजूद अदलिया के जजेस ही चीफ जस्टिस के ऊपर और अपने ही जो ब्रदर जजेस हैं उनके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। तो तलत साहब, फिर सवाल यह है कि इस असर को या इस जहर को जाइल किए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन है? मुमकिन बिल्कुल नहीं है। जिस अंदाज से बढ़ा जा रहा है उससे तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है।
जब ये इल्म है आपको कि इस बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ात आएंगे, बार की तरफ से भी आएंगे और बाहर से भी आएंगे और अंदर से भी आएंगे, तो बेंच ऐसा क्यों तश्कील दिया गया? जब ये सबको पता है, और इक्का दुक्का जिसका आपने खुद कहा कि हर किसी को अब तो पता है, जब डोगर का केस चल रहा था, केस उसकी रीइंस्टेटमेंट का था और उसके बाद उसको इंतखाबात की मुद्दत के तयन के बारे में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। फिर 2 जज साहबान इस्तदा करते हैं, उन 2 जज साहबान को उसी बेंच का हिस्सा बना दिया जाता है। यानी जो दरखास्त गुजार है वो अपनी दरखास्त पर खुद ही गौर व खौज करने के लिए बैठ गया, फैसला करने के लिए बैठ गया। तो जनाब जब आप इस अंदाज से मामलात को चलाएंगे तो फिर आगे से जवाब भी आएगा। मेरा मानना ये है कि आप गाउन पहन के या अपनी सीट पर बैठकर महज ओहदे के जरिए इज्जत नहीं कमाते। अगर ऐसी बात होती तो साकिब निसार के नाम के डंके बज रहे होते, आज खोसा साहब मुंह छुपाते ना फिर रहे होते, और जस्टिस अजमत सईद शेख रिटायर्ड जो हैं वो छुपते ना फिर रहे होते। तो देखना ही चाहिए कि आदात व अतवार क्या है, अपना रिकॉर्ड क्या है, आपने काम कैसे किए हैं, और सियासी मामलात में अपने आप को इस हद तक उलझा दिया है कि अब तो पता नहीं चलता कि हल्के का कैंडिडेट कौन है और जज कौन है। और दिस कॉल्स फॉर सम सीरियस रिफॉर्म्स या मेजर सर्जरी की जरूरत है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त तो है नहीं कि हमको पोस्टमार्टम कर सके, इस वक्त सर्जरी कर सके, कोई कमीशन बनाए, इन्वेस्टिगेट करे मामलात को और आगे बढ़े। अभी तो हमने इलेक्शंस कराने हैं और 35 रोज हो गए, 90 रोज की एक आईनी हद है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर इस बेंच की तश्कील इस सो मोटो का क्या मुकद्दर देख रहे हैं आप? देखें, इस सू मोटो का मुकद्दर जो है वो कोई बहुत ताबनाक नजर नहीं आता। मुझे किसी ने बताया था और इसकी तहकीक करने की जरूरत है, क्योंकि एक ही राय इस हवाले से सामने आई है, मैं दूसरी राय ले नहीं पाया। अगर मुझे इल्म होता कि मैंने नुक्ता उठाना है आपके प्रोग्राम में तो शायद मैं 2-4 लोगों से कंसल्ट करता। वो राय ये है कि 90 दिन की मुद्दत के अंदर भी एक हद और मुकर्रर है। यानी आपने इंतखाबात की जिस दिन डेट अनाउंस करनी है और जिस दिन इंतखाबात होने हैं उसके दौरान 44 दिन का वक्फा होना चाहिए। 54 डेज है गालिबन सर, 54 डेज शायद 54 डेज है। और अगर वो 54 डेज का वक्फा नहीं है तो फिर 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना जो है बेमानी हो जाता है। तो एक तो ये जाविया है। दूसरा जाविया ये है कि अब आप प्रोग्राम कर रहे हैं और आप का शो जो है वो मुझे चलना है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप शो करें, आप स्क्रीन पर जाएं, आप प्रोग्राम करें, लोगों को अपने आरा से आगाह करें, तजिया करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखा हुआ है। आप लेकिन ये उस वक्त करेंगे जब आपके लिए स्टूडियो अवेलेबल होगा, जब आपके लिए लाइट्स अवेलेबल होंगी, जब आपके लिए माइक्स अवेलेबल होंगे, जब आपके सपोर्ट स्टाफ मौजूद होगा, जब आपकी सैटेलाइट काम कर रही होगी। तो इलेक्शन भी तो ऐसे ही है ना, इलेक्शन करवाने हैं आपने 90 दिन में, लेकिन भाई उसके लिए आपने रिसोर्सेज भी तो जनरेट करने हैं, उसके लिए आपने सिक्योरिटी जनरेट करनी है, अमला जनरेट करना है, उसके लिए आपने आरओ जनरेट करने हैं। अगर ये तमाम चीजें नहीं है रेहान, तो फिर ऐसा ही है कि आपके पास कुछ भी ना हो और कहा जाए कि आपकी जिम्मेदारी है 7 बजे शो करें। आप तो 7 बजे शो नहीं कर सकेंगे ना फिर। तो मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज अदालत ने तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, अहम सियासी जमातों के फरीकैन को तो बताया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिर नहीं बुलाया जिसने इलेक्शंस कराने। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अलहदा नहीं कर सकते। आज एक और प्रोग्राम के अंदर आप जब बात कर रहे थे तो जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने एक बड़ा सख्त जुमला कहा, उसके बाद सर वो बात खत्म हो गई, मौका नहीं मिला उनसे बहस करने का। उन्होंने कहा जी कि अगर 90 दिन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन नहीं करवाया तो अदालत उसको उल्टा लटका सकती है। आप अंदाजा करें, ये रिटायर्ड जज साहब फरमा रहे हैं, ये जोम कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उल्टा लटका सकते हैं कि अगर उसने इंतखाबात नहीं करवाए, ये बिल्कुल इसकी कोई आईनी बुनियाद नहीं है। ये आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात करवाने हैं और इंतखाबात करवाने के वक्त तमाम इदारे उसके ताबे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ताकत है उतनी ताकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा। आप तमाम लोगों को फरीद बना रहे हैं। जिसने इंतखाबात करवाने हैं उसको आपने डोरमैट के तौर पर इस्तेमाल करना है क्या? उसको आपने हुक्म देना है, अपनी अताअत करवानी है। ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इंतखाबात ना करवाने का मजाज है, ना इस किस्म की डिक्टेशन उसके मैंडेट के अंदर मौजूद है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब ये बुलाते हैं तो उनकी तरफ से जब सबमिशंस आएंगी, और मैं आपको बता रहा हूँ सबमिशंस यही होंगी कि आपने अगर मामलात लिए हैं अपने हाथ में तो फिर मामला पूरा निभाइए। फिर कहिए फौज को कि मुझे सिक्योरिटी दें, फिर कहिए रेंजर्स को कि मुझे सिक्योरिटी दें, कहिए इसहाकडार को मुझे फाइनेंस दें। आज तो बलोचिस्तान की असम्बली के अंदर इंतखाबात के डिले की करारदाद भी मंजूर हो गई है, तो कहिए बलोचिस्तान असम्बली को कैसा ना करें।
तो जनाब गुजारिश ये है कि इस मामले में जिस तरीके से हाथ डाला गया है, मामला पहले ही पेचीदा था, लेकिन जिस तरीके से हाथ डाला गया है उससे मजीद गंभीर और पेचीदा होगा। ठीक है ताला साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, मतलब ज़िमनन अब क्योंकि ये बात हो रही है, तो जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है, तो सदर मुमलिकत ने जो 9 अप्रैल की तारीख दी है, वो कहा जाता है कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 को एक्सरसाइज किया है, तो शायद 58 को भी पढ़ने की जरूरत है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो तारीख भी सदर मुमलिकत की तरफ से आ जाए, इलेक्शंस प्रैक्टिकली किस डेट को होने हैं वो इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तय करना है, और उस तारीख को सिर्फ इंटीमेट करना है, बताना है सदर मुमलिकत को जी ये तारीख बनती है, इसको हम इलेक्शंस करा सकते हैं, यानी वो भी हतमी नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत का जो कंडक्ट है वो बेकदरे मुमलिकत बन रहे हैं सब। सदर मुमलिकत का जो अंदाज है, जो उनका तरीकाकार है, जो उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा मार्का मारा है, ये वही सदर मुमलिकत है जिनके बारे में इसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान एक माइनॉरिटी जजमेंट में कह चुके हैं कि जो इन्होंने रेफरेंस भेजा वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। जो इन्होंने इमरान खान की असेंबली को डिसॉल्व की एडवाइस पर असेंबली डिसॉल्व की, वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। सदर मुमलिकत के पास अगर इम्यूनिटी ना होती तो मुतअद्दद बार वो प्रोसिक्यूट हो चुके होते। तो सदर मुमलिकत ने जिस तरीके से इख्तियार इस्तेमाल किया है उसके बारे में तो मेरे ख्याल में आईनी राय लेने की जरूरत नहीं है, वो तो बड़ा खुला राज है। लेकिन क्योंकि वो इमरान खान का सदर मुमलिकत है, लिहाजा उसको एक खास सहूलत मुहैया है जो आम सदूर को अवेलेबल